जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 15 वीवीआई सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्लास 11 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 11 बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की सुपर फास्ट वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। आपको बताना कि हमारा जो ये पृथ्वी है इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल में से लगभग 71% भूभाग पर जल का विस्तार है। यानी कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भूभाग पर सिर्फ जल का विस्तार है, वहीं 29% भूमि पर सिर्फ भूमि का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण इससे जलीय ग्रह एवं अंतरिक्ष से नीला नजर आने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कहने का यह मतलब है फ्रेंड कि पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण अंतरिक्ष से नीला कलर के दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। काफी आसान भाषा में ये आंसर आप लोगों को करवाए गए फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में देखिए फ्रेंड्स कि पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। आपको पता नहीं ये जो पारिस्थितिकी है इससे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके होने वाले अंतर्क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अतः इसके जैविक एवं अजैविक घटक पूर्ण रूप से भागीदारी निभाते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, प्यारा सा सुंदर सा आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में देखिए फ्रेंड्स, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि नदियों के किन्हीं 5 महत्वों को लिखने को बताना कि जो नदियां होते हैं इनके क्या क्या महत्व हैं। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, नदियाँ एक प्रकार से प्राकृतिक उपहार है जिसके निम्न विशेषताएं, यानी नदी जो है फ्रेंड्स वो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है जिसके निम्न विशेषताएं हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट करते हैं कि नदियों की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो दिया गया है कि नदियों में जलीय जीवों का निवास स्थान होता है, यानी जो नदी होते हैं फ्रेंड्स उनमें जलीय जो जीव होते हैं उनका निवास स्थान होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि नदियों से कृषि कार्य के रूप में सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी नदी के द्वारा जो है कृषि किया जाता है उसमें सिंचाई का प्रयोग सिर्फ नदी से ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इमारत बनाने के लिए बालू का कण नदियों से ही प्राप्त होता है, यानी इमारत जो बनता है फ्रेंड्स बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं उनमें जो बालू का प्रयोग किया जाता है वो सिर्फ नदी से ही प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, नदियों पर डैम बनाकर बाढ़ नियंत्रण कर मृदा अपरदन को रोका जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाकर जल से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये कुल 5 पॉइंट है फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल है कि नदियों के 5 महत्व कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन 4 में दिया है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी आप लोग सभी वीवीआई कर लीजिएगा कि बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट करें। आपको बताएं कि ये जो बांगर है और खादर है इसमें क्या अंतर होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बांगर आखिर होता क्या है। तो नदियों के बाढ़ अवशेष से निर्मित मैदान को बांगर एवं खादर कहा जाता है। इसे उपजाऊ के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगर और दूसरा खादर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि बांगर और खादर में अंतर। तो चलिए बांगर और खादर में हम लोग अंतर को समझते हैं। पहले समझते हैं फ्रेंड्स बांगर या कम उपजाऊ मृदा होता है, यानी बांगर जो होता है वो कम उपजाऊ मृदा होता है, वही खादर की बात करें तो यह अधिक उपजाऊ मृदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि यह पुराने जलोढ़ मृदा होता है, यानी बांगर जो होता है वो पुराने जलोढ़ मृदा होता है, वो खादर की बात करें तो यह नए जलोढ़ मृदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इसकी मिट्टी रेतीली होती है, यानी जो बांगर होती है उसकी मिट्टी रेतीली होती है, वो खादर की बात करें तो इस मिट्टी में कंकड़ एवं कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इसमें प्रत्येक साल नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, यानी बांगर में जो है वो प्रत्येक साल नदी का पानी नहीं पहुंच पाता है, वही खादर की बात करें तो इसमें प्रत्येक साल नए जलोढ़ मृदा के परत का निर्माण होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई होने वाला है। नेक्स्ट नंबर 5 में देखिए फ्रेंड्स कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। आने आपको बताएं कि ये जो मौसम और जलवायु होते हैं इसमें क्या अंतर होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मौसम और जलवायु में हम लोग अंतर देखते हैं। तो मौसम में जो होता है वो वायुमंडल में होने वाला क्षणिक परिवर्तन को मौसम कहते हैं, और जलवायु की बात करें तो किसी विस्तृत क्षेत्र की 30 से 35 वर्ष में मौसम की दशाओं की कुल योग के अध्ययन को जलवायु कहते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि यह सीमित क्षेत्रों को प्रभावित करता है, यानी मौसम जो होता है वो किसी सीमित क्षेत्रों को प्रभावित करता है, वही जलवायु की बात करें तो यह किसी लंबे एवं विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि यह हर एक पल में बदल सकता है, मौसम जो होता है वो हर एक पल में बदल सकता है, और वही जलवायु की बात करें तो इसका प्रभाव 30 से 35 वर्ष में दिखता है, यानी जलवायु जो फ्रेंड वो 30 से 35 वर्ष में इसका प्रभाव देखा जाता है। अगला क्वेश्चन 6 में दिया है फ्रेंड्स कि जलोढ़ मृदा
जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है, यह भारत में कहाँ पाई जाती है। आपको बताना कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है इससे आपका क्या तात्पर्य है, यह भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं एकदम आसान भाषा में। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी को हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। तो जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जिसे नदियाँ बहाकर लाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं पोटास की मात्रा कम होती है, यानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है फ्रेंड्स उसमें नाइट्रोजन एवं पोटास की मात्रा कम होती है, लेकिन फॉस्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ मृदा को उर्वरकता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक बांगर और खादर। यानी जलोढ़ जो मिट्टी है फ्रेंड वो उसे उर्वरक शक्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया, पहला बांगर और दूसरा खादर। तो आप समझते कि बांगर और खादर होता क्या है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है जो कम उपजाऊ होता है, और खादर की बात करें तो यह नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है जो अधिक उपजाऊ होता है। आप समझते हैं कि जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा का वितरण भारत में लगभग 40% इसी मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है फ्रेंड्स वो भारत में लगभग 40% भूमि पर है, जिसमें से राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स यदि क्वेश्चन को आप इस टाइप से पॉइंट पर पॉइंट लिखिएगा तो आपका एग्जामिनर जो है वो एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स 7 में फ्रेंड्स कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के 3 विशेषता को लिखे। यानी आपको बताना कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो उसमें से आपको 3 विशेषताओं को लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। हिमालय से निकलने वाली 3 नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी हिमालय से जो है फ्रेंड्स वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहला विशेषता हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, तो यह नदियाँ तीव्र एवं मंद दोनों गति से बहती है। यानी हिमालय से जो नदी निकलती है वो तीव्र एवं मंद धीमी गति दोनों से बहती है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इस नदियों का बेसिन बड़ा होता है। यानी इन जो नदियों का होता है वो बेसिन बड़ा होता है। ये नदियाँ अधिक मात्रा में अवसाद को वहन करती है। यानी हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो अधिक मात्रा में अवसाद को लेकर आती है, जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इन नदियों का उद्गम हिमनद क्षेत्र से होने के कारण सालों भर नदियों में पानी रहता है। यानी ये जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स वो हिमालय क्षेत्र से निकलते हैं, जिसके कारण इसमें हमेशा पानी रहता है, जिसमें नाव चलाए जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर फ्रेंड्स कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ की क्या विशेषताएं होती है। नेक्स्ट 8 में फ्रेंड्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। आपको बताया कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो भारत में कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, जो निम्न। यानी भारत में जो है फ्रेंड वो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं फ्रेंड जिसमें से भारत में से कर्क रेखा होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट 9 में देखिए फ्रेंड्स कि मृदा संरक्षण के 3 उपाय लिखे हैं। आपको बताना कि मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, तो उसमें से आपको 3 उपाय लिखना है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं कि मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने एवं मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसे मृदा संरक्षण कहते हैं। तो ये था प्यारा सा सुंदर सा आंसर कि मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मृदा संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो पहला जो उपाय फ्रेंड्स वो है कि मृदा को अधिक यानी वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। यानी वृक्ष जो है फ्रेंड्स पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। अति पशुचारण को रोकना चाहिए। यानी अति पशुचारण जो है उसको रोक कर भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके, यानी पर्वत और पठार जो क्षेत्र होते हैं फ्रेंड वहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर, यानी हमेशा अलग अलग प्रकार की कृषि को करना चाहिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि आम नागरिक को जागरूक बनाकर। ये था सुंदर सा आंसर फ्रेंड कि मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटफुल होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 10 में जाए फ्रेंड्स कि उप महाद्वीप किसे कहते हैं। आपको बताना ये जो उप महाद्वीप है वो किसे कहते हैं। भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। यानी बताना कि आपको भारतीय महाद्वीप में कितने देश शामिल है, उन सभी देशों का भी नाम लिखना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं उप महाद्वीप किसे कहते हैं। तो महाद्वीप का छोटा रूप उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यानी महाद्वीप का छोटा रूप को है फ्रेंड्स उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, जिसका निर्माण आपस में कई देश के स्थल खंड के मिलने से होती है। भारतीय उप महाद्वीप में 5 देश शामिल हैं। भारतीय जो उप महाद्वीप है फ्रेंड्स उसमें कुल 5 देश शामिल है। कौन कौन से देश हैं, तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये आपका सुंदर सा आंसर था फ्रेंड कि उप महाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उप महाद्वीप में कितने देश शामिल हैं। नेक्स्ट 11 है फ्रेंड्स कि भारतीय मानसून की 3 विशेषता को लिखा है। बताना भारतीय जो मानसून है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो उसमें से आपको 3 विशेषताओं को लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो मानसून जो है फ्रेंड्स वो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसमी से हुई। यानी मानसून जो शब्द है फ्रेंड्स उस भाषा की उत्पत्ति अरबी भाषा मौसमी से हुई है, जिसका अर्थ मौसम के अनुसार ऋतु में परिवर्तन होता है। फ्रेंड्स आप हमेशा क्वेश्चन का आंसर पॉइंट पर पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिएगा। फिर आगे यहाँ पे बोल रहे फ्रेंड्स
कि भारतीय मानसून की 3 विशेषताएं निम्न, यानी भारतीय जो मानसून है उसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारतीय मानसून समय से पहले आना। जो भारतीय मानसून है वो समय से पहले आना, समय से जाना, नहीं समय से चला जाता है, लंबे समय तक रहना, याद यहाँ के लोगों के जनजीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत में वर्षा जल का वितरण एवं कृषि सिंचाई पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है, यानी भारत में जो फ्रेंड्स वो कृषि सिंचाई के लिए पूर्ण रूप से मानसून पर ही निर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि भारतीय मानसून से ही जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से असम तक पूरे भारत में वर्षा जल प्राप्त होता है, यानी भारतीय मानसून के द्वारा जो है फ्रेंड्स वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एवं गुजरात से लेकर के असम तक पूरे भारत में जो है वो सिर्फ भारतीय मानसून से ही जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट फ्रेंड दिया गया फ्रेंड 12 में कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताइए। आपको बता कि ये जो भारतीय नदियाँ होती हैं उनको क्या प्रदूषित होने के क्या का कारण है, तो आपको एकदम पॉइंट पर पॉइंट आंसर को लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला जो कारण फ्रेंड्स वो है फैक्ट्री से निकलने वाले कूड़े कचरे को सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जल जहाज़ों से निकलने वाले से, यानी जल जहाज जो चलते फ्रेंड्स उससे जो नदी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि सब को पानी में बहाने से, यानी जो दोस्तों सब होते हैं, लाश होते हैं, उनको पानी में बहा दिया जाता है, जिससे नदी काफ़ी प्रदूषित होता है, और मूर्ति विसर्जन से भी। नेक्स्ट पॉइंट 13 में फ्रेंड्स कि हिंद महासागर के तट पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है, यानी को बताना कि ये जो हिंद महासागर के तट पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हिंद महासागर सिर्फ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो भारत के लिए निम्न दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला जो पॉइंट है फ्रेंड्स कि भारत के दक्षिण तटीय प्रदेशों में मत्स्य का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि विश्व में अधिकांश भागों में विश्व का व्यापार लगभग 60% सिर्फ हिंद महासागर से प्राप्त होता है, जिससे भारत को टैक्स प्राप्त होता है, यानी भारत को जो फ्रेंड वो टैक्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि हिंद महासागर के सिर पर स्थित होने के कारण भारत के बंदरगाह की सुविधा भी प्राप्त है। तो ये प्यारा सा सुंदर सा आंसर था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन 14 में दिया गया है कि पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं, यानी को बताना कि ये जो पश्चिम तटीय मैदान है इस पर डेल्टा क्यों नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं। भारत के पश्चिम भागों में बहने वाली नदियां की ढाल काफ़ी तीव्र है। तो दोस्तों बोल रहा है कि भारत की जो पश्चिम में नदियां बहती है उनका जो ढाल है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होता है, काफ़ी तेज़ी से नदियां बहती है, इसलिए यह नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है, अर्थात यह नदियां डेल्टा न बनाकर ज्वारंधमुख बनाती है, इसलिए पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा कोई भी डेल्टा नहीं है। तो ये प्यारा सा सुंदर सा आंसर फ्रेंड्स कि पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण एवं इस समस्या से निपटने के उपाय बताएं। आपको बताया कि मृदा अपरदन के क्या कारण है, इस समस्या से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया फ्रेंड मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, यानी मृदा अपरदन के क्या क्या कारण है। तो पहला जो कारण है फ्रेंड वो पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, यानी पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, जिससे मृदा अपरदन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अत्यधिक पशु चारण, यानी पशुओं को अधिक चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वनों में आग लगा दिया जाता है, जिससे मृदा काफ़ी ज़्यादा अपरदन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बाढ़ और आंधियाँ, बाढ़ होगा फ्रेंड्स, बाढ़ और आंधियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ही किस्म का फसल लगाना, यानी एक ही किस्म का फसल को नहीं लगाना चाहिए फ्रेंड, जिससे भी मृदा काफ़ी ज़्यादा अपरदन होता है। मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, जिससे फसल ना के बराबर होती है। यानी फ्रेंड्स मृदा अपरदन की जो समस्या है क्या समस्या है, तो मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, जिससे फसल नहीं के बराबर उत्पादन होता है। मृदा अपरदन से कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी मृदा का जब अपरदन होता है तो कृषि पर भी काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं कि रोकथाम के क्या क्या उपाय हैं, यानी मृदा अपरदन के रोकथाम के उपाय। तो वृक्षारोपण प्रति पशुचारण को रोककर, यानी वृक्षारोपण को करना चाहिए, पशु चारण को रोकना चाहिए। पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करके, यानी पर्वत पठार क्षेत्र में सीढ़ीनुमा कृषि करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स कि आम नागरिक को जागरूक बनाकर मिश्रित कृषि को बढ़ावा देगा, यानी आम नागरिक को जो है वो जागरूक बनाना है और मिश्रित कृषि को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन 16 में दिया फ्रेंड्स कि भारतीय किसानों के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करना। आपको बताना जो भारतीय किसान है उनके लिए जो मानसून है वो एक जुआ है, तो कैसे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं। भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, भारतीय जो किसान है उन लोगों के लिए मानसून जो है वो एक जुआ है, क्योंकि जिस वर्ष मानसून अच्छा होता है उस वर्ष फसल अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि जिस वर्ष मानसून अच्छा होगा उस वर्ष वर्षा भी अच्छा होगा और फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा, और जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं होता है उस वर्ष फसल अच्छा नहीं होता है। यानी जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं होगा तो उस वर्ष वर्षा भी अच्छा नहीं होगा और फसल का भी उत्पादन नहीं होगा। इस प्रकार कहा जाए तो
जो भारतीय किसान है उनके लिए जो है वो मानसून एक जुआ है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों इसी तरह हर भी एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए कि वीडियो कैसा लगा।